पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव की विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज बीजेपी के द्वारा जो समीक्षा की जा रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाबा के साथ। जो बीजेपी की समीक्षा में कहें जो नीतीश कुमार, कुशवाहा और मांझी को टारगेट पे लिया गया, इन लोगों को दोषी ठहराया गया जो इनके द्वारा इनका जो वोट बैंक था वो बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसको लेकर के ये बातें पब्लिक डोमेन में आ गई, जिसको लेकर के विरोध भी हुआ है। मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब आइए बाबा से बात करते हैं। बाबा, आखिर समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी और समीक्षा में ये बातें, मात्र यही बात क्यों आई बाहर में? तो चंदन जी, किसी भी काम की समीक्षा होती है। कोई भी काम जब संपन्न होता है तो उसकी समीक्षा होती है। आप घर में शादी ब्याह भी करते हैं तो लास्ट में परिवार के सारे लोग बैठते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें क्या अच्छा, क्या बुरा हुआ, क्या हमसे गलती हो गई, क्या छूट गया, कहाँ किसकी क्या कमी रह गई। तो उसी तरह से चुनाव समाप्त होने के बाद, परिणाम आने के बाद, सरकार बन जाने के बाद एक समीक्षा सब जगह से हो रही है। हालांकि ये समीक्षा इंटरनली होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही पब्लिक डोमेन में इस समीक्षा की बातें आई, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ भी हमने कई लोगों से बातचीत किया भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसी बातें हमें समझ में आ रही हैं। हमारे जो विस्तारक हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट हम पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कुशवाहा वाले मामले में भी कुशवाहा ने कहा कि कौन हराया कौन जिताया। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट पे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन हराया कौन जिताया दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें अब मेरे से क्या पूछना चाहते हैं आप? इसके अलावा अगर मांझी की बात करें तो मांझी लौट करके आए हैं वहाँ से, तो आपको पता ही है कि क्या बोले हैं। कहे हैं कि पहले कहा नहीं हमको जिता के आप लोग भेजे, गया कि जनता पहले कहा नहीं हम पर मेहरबान हुई थी। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आप सोचिए कि 2 बार के हारे हुए मांझी तीसरी बार जीत जाते हैं। और तीसरी बार जीतते हैं तो समीकरण क्या बनता है? तो एनडीए का वो समीकरण जिस समीकरण में चिराग पासवान रहते हैं, नीतीश कुमार रहते हैं, जीतन राम मांझी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी रहती है। इस समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा की भी इसमें भूमिका रही है और तब जो है जाकर के जीत जाते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड का बात कर लीजिए तो 2-3 सीटों को मात्र छोड़ दीजिए आप, मात्र 3 सीटों। कौन सी सीट? जो टक्कर था, एक तो पूर्णिया की सीट जो ऑलरेडी हम लोग पहले से कह रहे थे कि यहाँ पर एनडीए नाक रगड़ ले, लेकिन जितना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव का बयान आया कि हमें नहीं तो उन्हें वोट दे दीजिए, दैट मीन्स कि यहाँ का मामला जो है पैक हो गया था। दूसरा, एक सीट किशनगंज की जो आधे पर थी और तीसरी सीट औरंगाबाद की जो कि अधर में लटक गई, जिसकी संभावना किसी को नहीं थी। छठे राउंड तक जो भी परिणाम आए वो परिणाम आप देख लीजिए कि सुशील सिंह के, हाँ, छठे राउंड तक जो परिणाम आया वो परिणाम आप देख लीजिए कि एनडीए की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। 3 को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन 7वें राउंड में आते आते दम तोड़ दिया एनडीए। अब जब दम तोड़ दिया तो आप समीकरण बैठाएंगे ना। अगर उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव पहले राउंड में होता तो लाले पड़ जाते। हम बार बार कह रहे हैं कि लाले पड़ जाते यहाँ भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 15 सीट लाने में भी। लेकिन बाबा, जो बातें पब्लिक डोमेन में लाई है, जो वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ जी, ये आधी बातें बीजेपी वाले बाहर आके बोल रहे हैं। आधी बात कुछ और है। आधी बात है जो बीजेपी नेताओं की ऐंठन और घमंडी का भी एक, ये दोनों भी एक कारण है हार का। क्या इस बात को मानते हैं कि नहीं? आपको याद होगा कि जब शुरुआत हम लोग कर रहे थे, कल भी शायद हम और रत्नेश चर्चा किए हैं जो ऐंठन वाली बात। जी, हम लोग जब शुरुआती दौर में, आपको याद होगा कि जब सीट शेयरिंग का समझौता हो गया था तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि होगा क्या। तो हम लोगों ने कहा था कि हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, चाहे वो नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए, तो सब अपने आप को नरेंद्र मोदी समझता है। हाँ, ये बात तो है। और नरेंद्र मोदी समझना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रकृति के विपरीत अमित शाह बन जाना मुश्किल होगा। क्योंकि अमित शाह भी किस तरह के व्यक्ति हैं ये भाजपा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनका जो सामने सामने देखने का लहजा है और उनका बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कहानी कहता है, भय पैदा करता है। राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के दौरान जो उन्होंने मीडिया से बात की संबोधित किया, उससे मैं उनका चेहरा का आभा मंडल देखिए, शांत, कूल, कोई तनाव नहीं, कोई भौं नहीं तनी हुई। आप यहाँ देख लीजिए बीजेपी के नेताओं को, एयरपोर्ट पे आपको बाइडेन जैसे लगा जो पत्रकार को मार के भाग जाएंगे। आँखा मतलब उनकी बोली में, उनके चेहरे पे तनाव,
आपने एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न छेड़ दिया है जिसमें एक व्यक्ति का, मांझी का एक बयान बहुत जरूरी हो जाता है कि उस बयान को मैं कोट करूँ यहाँ। हाँ एकदम। आप जानते हैं कि विजय मांझी हैं, विजय मांझी, हरि मांझी, ये सारे लोग उस गया क्षेत्र में चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं। हरि मांझी ने कोट किया है कि बिहार में अब बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है। हार का कारण आप समीक्षा जितना भी कर लीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये मैंने, या किसी भी राजनीतिक दल का आप देखे होइएगा कि हार जो होता है ना वो कप्तान का नहीं होता है, जीत कप्तान का होता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि असलियत क्या है, इसकी समीक्षा का परिणाम क्या होगा, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है और हमारे अध्यक्ष को बदलने की जरूरत इसी का परिणाम जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। जी। हार का कारण उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने पे लेते हुए इस्तीफा दे दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया था। जी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के अगर आप आगे की कहानी कहते हैं तो 9+1 10 सीटें हार करके आए हैं, और हार करके आए हैं तो आप समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा करके आप दोषी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र कैसे नहीं हुआ और कैसे हुआ, ये बातें समझने के लिए आपको आंकड़ों के तरफ जाना पड़ेगा, और आंकड़ों की तरफ जब आप जाइएगा तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि 240 सीट 2000 इस बार जीते हैं। 2019 में से 63 सीटें कम हैं, 303 सीटें थी पिछली बार, यानी कि एक तो आपके पास 32 सीटें कम हैं बहुमत से, और दूसरी आप 63 सीटें पिछली बार से कम लाए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका स्ट्राइक रेट जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप 17 सीटों पे चुनाव लड़े, पूरे देश भर में आपका स्ट्राइक रेट 54.42% है, और अगर बिहार की बात करें तो यहाँ भी आपका स्ट्राइक रेट लगभग उसी के अनुपात में जाता है। दूसरी तरफ टीडीपी की बात करें तो टीडीपी में 94.12% लाया है, वहीं जेडीयू की बात करें तो 75% स्ट्राइक रेट है, और एलजेपी की 100% स्ट्राइक रेट है। अच्छा, एक ही बात बताइए, केवल बीजेपी का, नीतीश कुमार का वोट केवल बीजेपी ही को ही ट्रांसफर नहीं हुआ क्या, तो फिर एलजेपी वाले कैसे जीते? मैं वही बात तो कह रहा हूँ, यही वो उलझन है जिसको सुलझाने में सब कोई फेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा आकलन कर लिया है, कौन सा ऐसा सर्वे कर लिया है जिस सर्वे में वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, आपने देखा होगा कि इधर एक नया शगुफा शुरू हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया, या कुशवाहा समाज के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को राजपूतों का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के सवर्णों का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इसका क्या कीजिएगा आप ये तो आसानी से कह के निकल गए कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अगर नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे राउंड तक आप एक भी सीट नहीं हार रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ 7वें राउंड के लिए इंतजार कर रहे थे कि वो आपको हरवा दें? और नीतीश कुमार कौन कौन वोटर को बोले हैं कि भैया इनको वोट मत देना, वो भी तो एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना। 6 राउंड तक बोलते हैं कि वोट दो, और 7वें राउंड में कहते हैं नहीं वोट मत देना इसको। कहीं ऐसा कोई है प्रमाण क्या? ये अपने फंसे हुए हाथ को निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कर रही है तो ये बहुत ही घातक है आने वाले 2025 के चुनाव के लिए, क्योंकि आप मतलब एक बहाना लेकर के अपने आका के पास जाना चाहते हैं जी। और अगर मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी को कम नंबर आता है, पिताजी उससे पूछते हैं नंबर तुमको इस सब्जेक्ट पे इतना कम क्यों आया, तो हमको क्वेश्चन पेपर बहुत लेट से मिला था, हमको आंसर शीट लिखने वाला पेज हमको आधा घंटा के बाद दिया गया, तो हम 10 में से 6 क्वेश्चन लिख पाए। आप तो वही वाला बात हो रहा है ना, बहाना। बिल्कुल बहाना पर बहाने हो रहे हैं। और इसके अलावे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर इसी ढर्रे पर भारतीय जनता पार्टी चलती रही और उसके समीक्षा का दायरा यही है, और नट सेल में भी निकल करके यही आया कि नीतीश कुमार ने हरवा दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने हरवा दिया, जीतन राम मांझी ने हरवा दिया, चिराग पासवान ने हरवा दिया, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो अकेले चुनाव लड़कर अपनी शक्ति का परीक्षण कर ले। अगर नहीं उसको नीतीश कुमार का वोट की जरूरत है, नीतीश कुमार, फिर मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार के सामने आप 24 घंटा याचक की तरह रहते हैं। जैसे परिणाम आया वैसे ही 2025 चुनाव लड़ने के लिए साथ में आप लालायित नजर आए। आपने कब पहले ही बिना किसी, नीतीश कुमार मांग भी नहीं रहे हैं कि हमको आप नेता बना के रखिए, आप कह रहे हैं आप ही का नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? एक तरफ नीतीश कुमार का वोट आपको नहीं ट्रांसफर हो रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं आप?
कहीं ना कहीं एक असमंजस भरी, बहुत असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। इस पर आपत्ति उपेंद्र कुशवाहा ने भी जताई। सबने जताई है। जिस तरह से सारे अखबारों में खबर छपी, बीजेपी के इंटरनल समीक्षा की बैठक की खबर अखबारों में छपी जी। इसको लेकर के, उस कतरन को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया बिल्कुल, जो बिल्कुल। इन सब चीजों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। और पॉलिटिकली वो करेक्ट भी हैं। हाँ, सही भी है। पॉलिटिकली वो करेक्ट हैं कि आप अपनी समीक्षा कीजिए ना भाई, अपने अंदर में रखिए। जब आप एनडीए की बैठक कीजिए, एनडीए की समीक्षा कीजिए, उसमें आप रखिए कि हाँ आपने हमको हरवा दिया, तब हम आपको बताएंगे कि हमारे का हरवाए कि जीता है। ये मतलब जिस वोटर ने वोट दिया होगा वो वोटर अगर वो खबर पढ़ेगा, नीतीश कुमार का वोटर, तो विधानसभा में तो हंगामा हो जाएगा। तस्वीरें मैंने देखी है चंदन जी, जिसमें मनोज तिवारी को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। मनोज तिवारी को चाहिए था कि वहाँ जाकर के समझाते, पवन सिंह को समझाते, वहाँ वो लोगों से वोट भी मांगते, और भी कई नेता थे और भी कई कलाकार थे जो नेता के रूप में हैं, उन सभी को बुला के ले जाना चाहिए था। निरहुआ को बुला के ले जाना था, रवि किशन को बुला के ले जाना चाहिए था, ये सारे लोगों को बुला करके ले जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ले गए आप चाहते थे कि ऐसा हो। अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है, बहुत दबे जुबान में उन्होंने कहा है, इशारों में, कि किसने हरवाया, किसने, सब जानते हैं किसने प्लानिंग की। इन सारी बातों के साथ अब सबसे बड़ा जो आपके पास झंझावात है वो है 2025 का चुनाव। और 2025 के चुनाव में यदि हम एक बार फिर से इन आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो आपको बता दें कि बिहार में जो 2019 में 24% वोट लेकर के आए थे, वो इस बार 20.52% वोट है, सीटें आपकी 5 कम हुई है। दूसरी तरफ अगर आप अन्य लोगों की बात करते हैं तो अन्य लोगों की बात के आरजेडी का भी है क्या फिगर? हाँ बिल्कुल, अन्य लोगों की बात की तरफ हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने 22.14% वोट लाया है इस बार, जो कि आपसे 4% ज़्यादा वोट है। सीटें भले ही 4 आई हो, लेकिन वोटों का प्रतिशत बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोकसभा के चुनाव में आप बुरी तरह से परास्त होने जा रहे हैं। विधानसभा, अगर ये माफ़ कीजिएगा, विधानसभा के चुनाव में ये अगर स्थिति रही तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने जो समीकरण गढ़ा है उस समीकरण में आप पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। कहने वालों का कहना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को बैकफुट पर ले जाकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के हाथ में जो कमान दिया है, अगर वो उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा का नेता करके आगे बढ़ा दिए होते तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। उपेंद्र कुशवाहा अपने वोट को ट्रांसफर कराने में असफल रहे हैं। जहां जहां कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट में अंतर पड़ा है, लालू प्रसाद यादव जाल फेंक चुके हैं, बहुत जबरदस्त जाल फेंक, उपेंद्र कुशवाहा पे जाल फेंक चुके हैं, बहुत जबरदस्त। अगर वो वेल मछली फंस गई लालू प्रसाद के जाल में तो विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ आप जहां इस समीक्षा को लेकर के महासंग्राम छेड़ दिए हैं बिहार में, और महासंग्राम इंडिया का तहत छिड़ गया है, वहीं जो उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के अलावे अन्य लोगों पे जो टारगेट कर रहे हैं, तो उसके अलावे आपको कुछ और चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आपकी सरकार खतरे में आ सकती है, आपकी केंद्र की सरकार खतरे में आ सकती है। यहाँ शिंदे गुट से आपने एक को मंत्रिमंडल में शामिल किया है जो कि काफ़ी नाराज हैं। टीडीपी से अभी आपने वही काम किया है, लेकिन टीडीपी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि टीडीपी को अभी इस बात का अंदेशा है, इल्म है कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा। नीतीश कुमार को भी इस बात का इल्म है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा। आप ही ने खबर बताई कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं 19 तारीख को, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट लेकर के आ रहे हों। तो दूसरे काम से रहे हैं, लेकिन अनाउंसमेंट लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए तो ये सामान्य सी बात है। 100 दिन का उन्होंने टारगेट भी सेट किया है अपने मंत्रियों के लिए। तो ये सारी बातें, दूसरी तरफ अजीत पवार गुट जो है वो भी आपसे नाराज चल रहा है। 21 सीट उसके पास, लेकिन नाराज तो है ना। तो नाराजगी छोटी हो या बड़ी हो, नाराजगी होती है, और वही बड़ा रूप ले लेती है। सीटों के समीकरण की बात करें तो 293 सीटें अभी आपके पास हैं, 293 लोग एनडीए के पास आपके पास समर्थन है, जिसमें 16 सीटें टीडीपी की हैं, उसका घटा देते हैं उसको तो 277 सीट, यानी मात्र 5 सीट आपके पास बहुमत से ज़्यादा है। 93 में 16 गया तो 293 में 16 घटा दिए तो 277 सीट है। 277 सीट में से अगर देखा जाए बहुमत के आंकड़े को तो 272 में मात्र 5 सीटें ज़्यादा हैं। इसके अलावे अगर जनता दल यूनाइटेड की 12 सीटें हम घटा देते हैं तो आप बहुमत से बहुत पीछे चले जाते हैं। 265 सीट है, यानी कि 7 सीटें आपके पास
कम हो जाती है। इसके अलावा अगर सिंधे के सीट 7 सीट को घटा दें तो आपके पास 14 सीटें कम हो जाती है और आप आ जाते हैं 258 पे, और एनसीपी की 1 सीट घटा देते हैं तो 257 पे आ जाते हैं, और ये आंकड़ा आपको पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों की बात करें तो आपसे 36 लोग बाहर हो जाते हैं, जो कि आपकी सरकार के गिरने का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार कैडर जो है वो एक अलग तरह का, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप दक्षिण पश्चिम बिहार में आप देखिएगा तो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो शाहबाद और मगध में करीब वो भी आप कह सकते हैं, शाहबाद और मगध में भी कह सकते हैं, लेकिन मगध की बहुत सारी सीटें जो है वो जीते भी हैं आप। लेकिन आप सीधे दक्षिण चले जाइए और दक्षिण के बाद पश्चिम चले जाइए तो दक्षिण और पश्चिम बिहार के सीटों पर आपका वर्चस्व धीरे धीरे घटा है, और ये इसी समय नहीं, आप विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, विधानसभा में भी वहाँ कमजोर होते आए हैं आप। कई ऐसी सीटें लेकिन केंद्र सरकार इस पर काम करना शुरू कर दी है। अग्निवीर को लेकर के विचार शुरू हो गया है जी। मतलब केंद्र में जो विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और 17 तारीख को उनको रिपोर्ट देना है प्रधानमंत्री को सीधे जी। और उसमें बहुत तरह का बदलाव है, जैसे अब 4 के जगह बहुत 7 साल की नौकरी हो, उन लोग का सैलरी भी बढ़ेगा, और उन लोग का कहें जो मतलब आर्मी में पहले 25% था, उन लोग का जगह शायद 60 से 70% करने की बात हो रही है। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कारण था। बिहार में सबसे अधिक आंदोलन हुआ था बाबा, खास करके बिहार के लोगों को पुलिस पलटन में जाने का बड़ा शौक रहता है, और लड़के आप देखिए गांधी मैदान, और सबसे बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ था अग्निवीर को लेकर जी। सबसे बड़ा आंदोलन भी हुआ था, लोगों ने ट्रेन तक जाम कर दिया था, कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। ये सारी परिस्थितियाँ और नीतीश कुमार की मांग भी यही थी। शुरू से नीतीश कुमार साथ में रह करके मांग कर रहे थे अग्निवीर योजना में संशोधन की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना जब से आई है तब से कहीं ना कहीं बिहार में एक अलग तरह का माहौल बना है। और अग्निवीर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का पहला कमेंट पास हुआ था, जब ये कहा गया था कि उन क्षेत्र के लोग अग्निवीर योजना को लेकर के आपसे नाराज चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आया था कि क्या इसी क्षेत्र के लोग खाली अग्निवीर में जाते हैं क्या। खैर इन सारी बातों के साथ साथ हम लोग तो बात कर रहे थे जो भाजपा ने एक तरह से सीधा आरोप मर दिया है जी, जो नीतीश कुमार और कुशवाहा का वोट उन्हें नहीं मिला, नहीं ट्रांसफर हुआ, बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं मिला। तो आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार बिहार में क्षेत्रीय मुद्दे हावी थे, जातिगत मुद्दे हावी थे। ये सारे मुद्दे आप पकड़ नहीं पाए, आप पढ़ ही नहीं पाए। नीतीश कुमार ने पढ़ा, नीतीश कुमार ने उस मुद्दे को पढ़ करके नौकरी के नाम पर उन्होंने हर मंच से कहा कि नौकरी मैंने दिया है, परिवारवाद के बारे में कहा, परिवारवाद बोलता है, परिवारवाद के बारे में कहा, भ्रष्टाचार जाकर के पूछो, सब तो भ्रष्टाचारी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का बिहार अगर नहीं जानते हो बच्चों तो अपने गार्जियन से पूछो कि 2005 से पहले का कैसा बिहार था। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ला करके खड़ा कर दिया, और उस नीतीश कुमार को यदि आप ये कहें कि आपका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक बार फिर से समीक्षा की ज़रूरत है। और ये कैसे विस्तारक लोग हैं जो ये कह रहे हैं, क्या वो वोट जहाँ पर दबाया ईवीएम का बटन दबाया जा रहा था वहाँ बैठ करके कैमरा से चेक कर रहे थे कहा तो किसको दिए किसको नहीं दिए। इस तरह की समीक्षा के बाद कहीं नीतीश कुमार इसके लिए मजबूर न हो जाए जो एनडीए के साथ रहे कि नहीं रहे, उसकी समीक्षा की जाए। आप 29 तारीख को देखिएगा, 29 तारीख को उन्होंने बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दिल्ली में ही बुलाई है। तो दबाव रहेगा तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने का निश्चित रूप से वो तो है ही चर्चा, लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा और भी जबरदस्त ढंग से है कि नीतीश कुमार और भी कई मुद्दों पर सोच सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 2025 का चुनाव हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव हो, उसके बाद वो संन्यास ले लें या और भी बहुत तरह की बातें हैं। जहाँ तक हमने चर्चा भी किया था कि 2025 के चुनाव तक नीतीश कुमार कुछ अलग सोच रहे हैं, और हो सकता है कि वो संन्यास लेने की भी सोचें, किसी उपयुक्त व्यक्ति को अपना कमान थमाएं। और 29 तारीख से इस चीज़ पर चर्चा होगी, 29 तारीख को आप देख लीजिए कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से अपने इस समीक्षा पर समीक्षा करनी चाहिए कि नीतीश कुमार और कुशवाहा के साथ साथ मांझी और बाकी के लोग उनको कैसे हराए, क्योंकि सबका स्ट्राइक रेट 100% है, 75% है, और आपका स्ट्राइक 50% है। किसने किसको हराया ये मंथन की बात है। बाबा के साथ हम चर्चा कर रहे थे मुद्दे की बात में भाजपा
हार की समीक्षा कर रही है और समीक्षा में ठीकरा अपने सहयोगियों पर फोड़ रही है। अपनी कमजोरी दिखाने के बजाय या आकलन करने के बजाय वो अपने सहयोगी पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। जो नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कुशवाहा का वोट बीजेपी के को नहीं मिला, मांझी का वोट बीजेपी को नहीं मिला। अब ये समीक्षा का दौर जारी रहेगा। 29 तारीख को नीतीश कुमार भी दिल्ली में बुलाए हैं बैठक, 20-21 तारीख को आरजेडी ने भी समीक्षा बैठक बुलाई है। तो अभी ये और नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा फंडा है, मैं 2 लाइनों से समाप्त करना चाहूँगा कि मैं भी वक्त के सांचे में ढल जाऊँगा, मैं भी वक्त के सांचे में ढल जाऊँगा, अगर तुम न बदले तो मैं बदल जाऊँगा। सुना बाप ने जो किस तरह से बाबा ने कहें जो इस पूरे एपिसोड को, आज के इस एपिसोड को समाप्त किया है। लेकिन ये समीक्षा लगातार जारी रहेगी। अब फिर विधानसभा चुनाव होना है एक रुपौली में, उसको लेकर के दोनों दल की तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से एक तरह से नाम की घोषणा हो गई है। तो समीक्षा, ये चुनाव होते रहेंगे, समीक्षा होते रहेंगे। लोग अपनी कमजोरी नहीं कहेंगे, अपने सहयोगियों की कमियां निकालेंगे और उस बात को पब्लिक डोमेन में लाकर रख देंगे, ताकि इससे एक तरह से कहें खटासी पैदा होती है। तो आप देख रहे थे मुद्दे की बात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।